students, how are you? Hope all of you are doing very well. I'm Dr. Shalu Saini, Assistant Professor, Hansraj College, University of Delhi. So in this class we are going to discuss the financial statements. All of you know, I think financial statement is the backbone of the a business organization. If the businessman wants to know about her profitability, liquidity, financial position about the business, everyone obviously जो भी कोई business करता है तो उसको वो उसके अंदर curiosity होती है कि मेरे business का at the end of the year, end of the day of the year मेरा profit क्या रहा है, मेरा liquidity, मेरी position कैसी है, मैं कितना जल्दी अपने debts pay कर सकता हूँ. ठीक है, तो ये सारा conclusion हम पढ़ेंगे. ये जो भी सारा मैंने आप लोगों को बताया कि liquidity कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जान सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे जान सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस हम कैसे जान सकते हैं, तो ये सारा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखते हैं. ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ द क्रक्स, जहाँ पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद जब भी आप अपनी कंपनी की जो पोजीशन है या कंपनी की जो भी उस टाइम की कंडीशन है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, तो वो कैसे पब्लिक तक कम्युनिकेट करते हो. तो इट इज़ अ मोड टू कम्युनिकेट द योर डेटा टू द पब्लिक. आप पब्लिक को वो सारी इंफॉर्मेशन किस तरह से प्रोवाइड कराते हो, और सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और वी कैन से इट इज़ द समरी ऑफ योर एंटायर ईयर ट्रांजेक्शन्स. आप एक साल में 5,000 या 50,000 या 5 लाख ट्रांजेक्शन्स करते हो, तो आप 5 लाख ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज नहीं कर सकते, और पब्लिक भी उस 5 लाख ट्रांजेक्शन्स को, और द इंटरेस्टेड पार्टीज आर नॉट एबल टू एनालाइज योर 5 लाख ट्रांजेक्शन्स. सो it is a summarized form in which we just mention the profit, liquidity, capital, financial position of your business. ठीक है, so let's start the topic. This is the about the financial statement, and आज हम start करेंगे financial statement. सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमारे IFRS में आती है. IFRS मीन्स इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, सो दिस द स्टैंडर्ड रिक्वायर्स ए कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द कंप्राइज ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसमें फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि जहाँ से हम अपना नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं, एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट्स ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड चेंज इन कैश फ्लो. सो यहाँ से हम अपना प्रॉफिट हमारे जो स्टेटमेंट है जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, जहाँ से हमें प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगता है. देन फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस में क्या पोजीशन है, कैपिटल कितनी है, आपके पास एसेट्स कितनी हैं, एसेट्स में भी फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है, करंट एसेट्स कितनी है, लिक्विड एसेट्स कितनी हैं, ठीक है, फिक्स एसेट्स कितनी है, इन्वेस्टमेंट का क्या सीन है. तो ये सारा पोजीशन हम कहाँ से निकालते हैं, हमारी बैलेंस शीट से. बेसिकली देखो, फाइनेंशियल अकाउंट में तीन पॉइंट्स आते हैं. वन इज़ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड इज द बैलेंस शीट, एंड थर्ड वन इज द कैश फ्लो. Profit and loss account describe the profitability, cash account describe the liquidity of the business, and the balance sheet describe the financial position of the business. तो ये तीनों ही बहुत important statements हैं, and we will discuss all these one by one in the next slides. Okay, so yes, final account. Let's start from here. Net profit is not calculated directly but via the gross profit. देखो, जैसे अब मैंने आपको बताया है लास्ट स्लाइड में कि प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारा प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं. ठीक है, लेकिन नेट प्रॉफिट निकालने से पहले भी हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है, जिसे एक अकाउंट होता है, जिसे टी अकाउंट या फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं. ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में हम अपने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, डेबिट साइड में हमारा ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, एंड जो हमारा सेल्स है उसको ऐड करते हैं, और अगर कोई हमारी डायरेक्ट इनकम है तो उसको ऐड करते हैं. आई होप ऑल ऑफ यू नो अबाउट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज बेसिकली विच इज डायरेक्टली इम्पैक्ट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आप प्रोडक्ट बना ही नहीं पाओगे. ठीक है, तो वो जो रॉ मटेरियल के एक्सपेंसेस है, दैट इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो नेट प्रॉफिट निकालने से पहले वी मस्ट नो अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट. तो आपकी जो टोटल सेल्स है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेल्स है 2 लाख रुपए,
ठीक है, जिसमें से 2 लाख रुपए में से आपका जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपके रहे हैं 50,000। इट मीन्स 1,50,000 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद हम उसमें कुछ हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उनको भी माइनस करेंगे, फिर हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रेडिंग के थ्रू क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। आफ्टर दैट, सॉरी, यस, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम अपने एक्सपेंसेस घटा देंगे, जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो वो उसके लिए हमारी स्टेटमेंट होगी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, यस, इनकम स्टेटमेंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ से हमारी इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगी और इधर से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हमारी बैलेंस शीट रहेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली सबसे पहले आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको पता लगेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, जिसमें से आप सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने माइनस करते हो। देन इनकम स्टेटमेंट मीन्स टू से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ से इसी प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को ही हम लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट से हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे अपने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल सैलरी ऑफ मैनेजर, कमीशन ऑफ एजेंट, डेप्रीशिएशन, इस टाइप के जो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट पे या किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स पे। सो वो हमारे इनकम स्टेटमेंट्स यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट। एंड व्हाट्स अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, दिस इज वी विल डिस्कस फ्रॉम द बैलेंस शीट। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, शायद बैलेंस शीट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बैलेंस शीट से हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानते हैं। उसके बाद आता है, देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट पी एंड एल मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इनकम स्टेटमेंट का ही पार्ट है। देखो यहाँ से ये शो भी हो रहा है, यहाँ से अगर आप देखोगे इनकम, देन इसके 2 पार्ट होते हैं इनकम स्टेटमेंट के, वन इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट का कोई पार्ट नहीं होता, बैलेंस शीट की सिर्फ 2 साइड्स होती है, वन इज एसेट साइड एंड सेकंड इज लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड। सो ये पूरा ओवरव्यू है हमारा फाइनल अकाउंट्स का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब तक आपकी अकाउंटिंग रहेगी, जब तक बिजनेस रहेगा इस दुनिया में, तो फाइनल अकाउंट्स के थ्रू ही हम एक बिजनेस की पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी को जान पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज यस, लर्निंग आउटकम्स। अब देखो, मैं आपको इतना सब फोकस करके बता रही हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंट्स ये है, फाइनेंशियल अकाउंट, उसका क्या आउटकम है, आप क्यों फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप कंपोनेंट में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ट्रेडिंग, पी एंड एल, कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये कंपोनेंट है बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। सेकेंड वन इज प्रिपेयर एंड इवेल्युएट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट को। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड आउटकम रहेगी। थर्ड आउटकम विल बी prepare and evaluate the balance sheet. Already I told you that balance sheet is for the financial position. Balance sheet basically represent the financial position of a company. Financial position का मतलब है कि वो कितना उसके पास assets है, कितना liabilities है, liability में भी long term liability कितनी है, short term liability कितनी है, assets में fixed assets कितनी है, current assets कितनी है, liquid assets कितनी है, investment कितना है, और all of you know that the both side of the balance sheet should be equal. ओके, सो ये हमारी लर्निंग आउटकम्स रहेंगे इस वीडियो की। आपको होप समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है ये वाला कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। वैसे तो मैं ये सब आपको डिस्क्राइब कर ही चुकी हूँ, फिर भी एक बार थोड़ा सा मैं आपको थ्रू द वर्डिंग्स बता देती हूँ। फाइनल अकाउंट गिव एन आइडिया अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस टू इट्स मैनेजमेंट। देखो, किसी भी बिज़नेस में जब भी हम फॉर एग्जांपल मुझे इन्वेस्ट करना है किसी बिज़नेस में, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर खरीदना चाहती हूँ, तो मेरे को क्या होगा, मेरे माइंड में क्यूरियोसिटी रहेगी कि एक बार मैं चेक कर लूँ कि पिछले सालों में इन्होंने कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही है, क्या ये प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं। चलो, रिलायंस इंडस्ट्री तो बट एक रेप्यूटेड जैसे मैं कह सकती हूँ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अगर मैं किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ही मान लो इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो सिंपल सी बात है, मैं उसके प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट देखूंगी, उसका प्रीवियस ईयर क्या ट्रेंड रहा है वो सब देखूंगी। तो यहाँ से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो फाइनल अकाउंट का निकल के आता है।
कि जितनी भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, फाइनेंशियल पोजीशन है, लिक्विडिटी पोजीशन है, ये सारा हमें फाइनल अकाउंट से पता लगता है। और ये सारा डिसीजन जो हम फाइनल अकाउंट का के बेसिस पे हम पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, फर्दर बिजनेस के डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा डिटेल जो है समराइज फॉर्म में मैनेजमेंट को जाती है। मैनेजमेंट उसी बेसिस पे क्या करेगा, अपने डिसीजंस लेगा। फॉर एग्जांपल इस साल हमें प्रॉफिट कम हुआ है तो क्या रीजंस रहे हैं वो फाइंड आउट किए जाएंगे, जिन्हें हम वेरिएशन बोलेंगे, कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा जो है वो कम रहा है और एक्चुअल प्रॉफिट हमारा ज़्यादा रहा है, या फिर हमारा एक्चुअल कम रहा है और एक्सपेक्टेड हमारा ज़्यादा था। तो जो भी वेरिएशन होंगे वो एनालाइज किए जाएंगे, एंड आफ्टर दैट this report is communicated or forwarded or provided to the interested parties. Interested parties means who have the interest in our potential investors. Interested party may be external party or internal users. तो दो तरह से हमारे interested, ये जो यहाँ पे word लिखा हुआ है interested parties, it means there are the two types of interested parties. One is external users and second one is internal users. External users means who are outside from your business, like government, tax authorities. They are very interested in your financial statement, okay. And second one is internal users, like management. Management want to make the decision on the basis of your final account, okay, and on the basis of your profit position, on the basis of your liquidity position. Same here, if I am talk about the employees also. So in the case of employees, for example, employees want to know about the profitability of the business because they are expecting hikes in their salaries, in their bonus. So interested parties, maybe there are the two types, okay. One is internal parties and the second one is external parties. So I hope you guys got clarity on this thing. Next one is, all business transactions are first recorded in a journal. All of you know that the accounting cycle. Accounting cycle में क्या किया जाता है? First one is journalizing, जिसमें हम क्या कहते हैं, फर्स्ट जो हमारी प्राइमरी बुक होती है, प्राइमरी बुक में हम सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। देन हम क्या करते हैं, दे आर देन ट्रांसफर टू द लेजर, जिसे हम क्लासिफिकेशन या फिर पोस्टिंग बोलते हैं। देन मेक द फाइनेंशियल अकाउंट्स, ओके। दैट इज फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम पहले थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस भी बना लेते हैं, जस्ट टू नो अबाउट द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अवर ट्रांजेक्शंस, ओके। So here the all business transactions are first recorded in the journal, which is known as the journalizing. Then all the transactions are classified in their similar natures, and it is called the posting. Then after the posting, we make a list of from the debit side balances and the credit side balances. In that list is known as the trial balance, and in the trial balance both sides must be equal. It shows that your mathematical accuracy, your transactions are mathematical accurate if the both side of trial balance are equal, okay. Then we make the, from the trial balance we make the final accounts. First trial balance, first trading account, then P&L account, and then balance sheet, okay. So it is the entire concept of financial accounting, or sorry, not financial accounting, it's the final accounts, or we can say the financial statements. So here you can see the final account, after that the income statement, then balance sheet, then trading account, and P&L account, okay. So I hope you guys got clarity on this thing. Next one is, yes, basically financial statement include two statements I already told, that is trading P&L, and which is known as the income statement, and second one is position statement, or you can say the balance sheet. You can see here the balance sheet, one side is assets and another side is, it is like a equator. एक तराजू में इसको मैंने शो किया है ताकि आप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि graphically you can understand in a better way, okay. It, why it is known as the balance sheet. बैलेंस हम इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसकी दोनों साइड जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए. इट हैज़ टू बी बैलेंस. अगर वो इक्वल नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके जो टॉपिक है उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ रही है, या कोई ट्रांजेक्शन्स में आपने रिकॉर्ड प्रॉपरली उसको नहीं किया है. सो वन साइड इज एसेट साइड एंड अनदर वन साइड इज लायबिलिटी प्लस capital, or you can say the owner's equity is also known as the capital. And in the profit and loss, you know that if your income is more than your cost, that it will be known as the profit, and if the cost is more than the income, it will be known as the loss, okay. Next one is, yes,
Usefulness of the final accounts, why we are discussing so much on the final accounts. आपको क्या ज़रूरत है financial statement बनाने की, उसका कहाँ use होगा. So the information contained in the statement is used by the management, present in potential investors, lenders, short-term creditors, employees, customers, government and their agencies to satisfy some of their different needs for the information. मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो ये इन्फॉर्मेशन होती है समराइज्ड फॉर्म की जो इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ कम्युनिकेटेड टू द इंटरेस्टेड पार्टीज. एंड इंटरेस्ट, देयर आर द टू टाइप ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज. वन कैन बी द एक्सटर्नल पार्टीज, एक्सटर्नल यूजर्स, एंड सेकेंड वन इज द इंटरनल यूजर्स. External users use like tax authorities, government. Why government is interested in your business? Why tax authorities is interested in your business? Okay, shareholders. Okay, and in the internally management for the policy formulation or taking the better decision on the basis of this summarized form. And next one is employees for the salary hikes and all that. Okay, so potential investor will be considered in the external parties. Okay, so ये यूजफुलनेस है कि हम इसके थ्रू, हमें तो अपने बिजनेस का पता लगता ही लगता है, उसके साथ साथ जो बाहर के लोग हैं उनको भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट होता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने न्यूज़ में सुना है कि किसी भी कंपनी की बहुत अच्छी पोजीशन है, उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, तो ऑब्वियसली उसके शेयर्स की वैल्यू हाई हो जाएगी. ठीक है, और मैं भी मेरे माइंड में भी ये डिज़ायर आएगी कि शुड आई इन्वेस्ट इन दैट कंपनी बिकॉज उसके लगातार प्रॉफिट अच्छा जा रहा है. मुझे कैसे पता लगा? उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को पब्लिश किया, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को कम्युनिकेट किया एक्सटर्नल पार्टीज़ के साथ, तभी तो मुझे पता लगा. ठीक है, तो वो रहेगा हमारा यूजफुलनेस ऑफ फाइनल अकाउंट्स. ओके, डन. नेक्स्ट इज ओनर्स एंड मैनेजर्स आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेक इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म डिसीजंस. फॉर एग्जांपल, मैंने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का प्रॉफिट बहुत अच्छा जा रहा है. सो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ओनर हैं वो क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन लेंगे, क्योंकि उनका उनका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है. तो उसी के बेसिस पे वो लॉन्ग टर्म के डिसीजन ले सकते हैं. दे कैन एक्सटेंड देयर बिजनेस, दे कैन एक्सपेंड देयर बिजनेस, एंड इवन दे कैन इंस्टॉल द न्यू यूनिट ऑन द सेम लाइन्स. ओके, next is prospective investor. What do you mean by the prospective investors? Prospective investor is who is thinking about your business, who is thinking to invest in your business. Prospective, or you can say the potential investors. Okay, after that is a lending institution will examine the financial health of a person or organization. लेंडिंग इंस्टीट्यूशन का मतलब जो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो आपको पैसा उधार देना चाहता है. फॉर एग्जांपल, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक या फिर जो ऑनर हैं वो कहें किसी भी बैंक को, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि आप हमें लोन दे दीजिए, तो ऑब्वियसली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनके घर जाके लोन दे के आएगा. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इनकी पोजीशन बहुत अच्छी है और बैंक का जो कोर फंक्शंस हैं दैट इज़ लोन एंड एडवांस. ठीक है, उनको सेविंग्स से और डिपॉजिट से इतना ज़्यादा नहीं बेनिफिट होता जितना उनको लोन एंड एडवांस से होता है. ठीक है, तो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ऑल्सो इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस इफ यू आर गोइंग ऑन द ट्रैक ऑफ द प्रॉफिट. ओके, कंटिन्यू प्रॉफिट. आफ्टर दैट इज यस एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एलिमेंट में क्या क्या आ जाएगा? रिलेटिंग टू मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन. फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आप कौन कौन से कंपोनेंट यूज करोगे? ऑब्वियसली आप बैलेंस शीट यूज करोगे, एंड इन द बैलेंस शीट देयर आर द थ्री कंपोनेंट्स. yes, there are the three components in the balance sheet. One is asset, liability and equity means capital. Okay, so already you know. And in the same side, relative here it is relating to measurement of profit. Profit से related आपके पास दो ही points होते हैं. One is income and expenses. If your income is more and expenses is less, obviously it will be lead the profit, and if the expenses is more and income is less, it will lead the loss. Okay, so these are the five components: asset, liabilities, capital, income and expenses, which makes the entire financial statement. Got my point? Okay, next one is, yes, what do you mean by asset? I already told you. Asset and liabilities and capital is there. Asset is basically the property of the company, okay, where it is owned by the company, regarded as having value and available to the
मीट डेट्स, कमिटमेंट्स एंड लीगेसीज। फॉर एग्जाम्पल, एसेट का मतलब क्या होता है? देखो, मैं एसेट्स और गुड्स में आपको डिफरेंस बता देती हूँ। एक फर्नीचर की कंपनी है, ठीक है। फर्नीचर की कंपनी के लिए उनका एंटायर जो गुड्स होंगी वो फर्नीचर होंगी, ऑब्वियसली सोफा सेट होगा, टेबल होंगी, चेयर्स होंगी, वो फर्नीचर उनके लिए क्या है? गुड्स है। बट एक शूज़ मेकिंग कंपनी है, उन्होंने एक सोफा सेट खरीदा जस्ट टू सिट द कस्टमर्स, सो दैट इज़ द एसेट फॉर द शूज़ मेकिंग कंपनी। इट डिपेंड्स, ऐसा नहीं है कि शूज़ मेकिंग कंपनी के लिए भी सोफा सेट जो है वो गुड्स है। शूज़ मेकिंग कंपनी के लिए जो गुड्स होंगी वो शूज़ होंगी, ठीक है, और जो सोफा सेट होगा वो एसेट होगा। सो एसेट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कंपनी के नाम पे होती है या कंपनी उसको ऑन करती है, और ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करती है। इट कैन बी मशीनरी, इट कैन बी प्लांट्स, इट कैन बी फर्नीचर, इट कैन बी फिक्सचर, इट कैन बी बिल्डिंग और एनीथिंग, ठीक है। इट इज़ नॉट फॉर रीसेल, बेसिकली एसेट इज़ नॉट फॉर रीसेल, इट इज़ एनहांस द प्रोडक्शन कैपेसिटी. Next is liabilities. Liabilities is basically the state of being legally responsible for something. I purchased a kurta from a shop, so I'm legally responsible to pay the money in exchange of that kurta. ओके, सो उसको हम बोलेंगे लाइबिलिटी. सो बिजनेस में भी ऐसे ही होता है कि हमने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया है, कोई भी रॉ मटेरियल परचेज किया है, सो वी आर लाइबल और वी आर रिस्पॉन्सिबल टू पे द सर्टेन अमाउंट. गॉट इट? So it will be the liability. Next is here a thing on which someone is responsible, specially an amount of money on. So money on के जो भी आपने किसी से पैसा लेना है और या फिर आपको किसी से पैसा आपको देना है, so that will be the our liability. Liabilities मतलब liability को मैं अगर responsibility भी कहूँ तो कोई गलत नहीं. Responsibility in the general term, but in the business term it's the liability. Okay. सो ये हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है. इन्हीं पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. इक्विटी इज मीन्स टू से ऑनर का कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, उसको हम बोलेंगे इक्विटी. ओके, एंड इनकम मीन्स मनी रिसीव फ्रॉम योर प्रोडक्शन, फ्रॉम योर सेल्स. जो भी आप डेली बेसिस के आपके ऑपरेशंस हैं उनसे जो आपको पैसा रिसीव होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक शू मेकिंग कंपनी ने मान लो अपना पुराना सोफा सेट बेच दिया, तो उसको मैं कभी इनकम नहीं कहूँगी, क्योंकि वो एक रेगुलर रूटीन का काम नहीं है उनका सोफा बेचना. एक्चुअली शू मेकिंग कंपनी का जो रेगुलर वर्क है दैट इज टू सेल द शूज. Okay, to sell the shoes. So income is basically which is earned from amount which is earned from on the regular basis for work go through the investment. जो आपने इन्वेस्ट किया है उसी से आप प्रोडक्शन कर रहे हो और उसी को आप बेच रहे हो रेगुलर बेसिस पे. ऐसा नहीं कि आपने एक साल में एक ही बार बेचा, so that will not consider as an income. और एक्सपेंसेस जो भी आपने इनकम जनरेट करने के लिए जो भी खर्चे पहले किए, देखो इनकम बाद में जनरेट होती है, पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सपेंसेस. गॉट माई पॉइंट? तो ये हमारे इक्विटीज़ और इनकम एक्सपेंसेस ये हमारे एलिमेंट्स थे. आई होप आप सबको इस चीज़ की क्लैरिटी हो गई हो. उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट रहेगा, वन साइड यू हैव टू डेबिट साइड आप लोग क्या करोगे? यस, डेबिट साइड में हम ऑल द एक्सपेंसेस ऐड करेंगे और क्रेडिट साइड में हम सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे. अगर हमारी एक्सपेंसेस साइड ज़्यादा है तो हमें लॉस हो जाएगा, इट विल कंसीडर एज द ग्रोस लॉस. ओके, और अगर हमारी सेल्स ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हमारा जो यहाँ पे बैलेंस आएगा दैट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट. और ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. और ग्रॉस लॉस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. ठीक है, तो ये रहेगा हमारा फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें हम यहाँ पे अपना ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं. ओपनिंग स्टॉक मीन्स जो स्टॉक पिछले साल बिकने से रह गया था इस साल हम उसको सबसे पहले बेचेंगे. ठीक है, जैसे आपने किसी भी ओकेजन पे देखा होगा, दिवाली के ओकेजन पे देखा होगा, तो क्या शॉपकीपर क्या करते हैं कि जो पिछले साल के पटाखे हैं वो जो पिछले साल नहीं बिके थे उनको पहले बेचेंगे और जो फ्रेश पटाखे हैं उनको बाद में बेचेंगे. तो दैट इज द पुराने पटाखे इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक. और जब ये इस साल के कुछ लास्ट में भी हमारे पास स्टॉक बच जाता है जो नहीं बिका है तो उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, तो ये रहेगा डेबिट साइड. आप ये एक्सपेंसेस पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, तो यू कैन रीड इट वन बाय वन, तो आपको पता लग जाएगा कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट होगा ट्रेडिंग अकाउंट का. उसके बाद
पी एंड एल में भी सेम ही रहेगा। पी एंड एल का मैं फॉर्मेट दिखा देती हूँ आपको। यस, पी एंड एल में जो हमें वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था उसको हमने क्रेडिट साइड में यहाँ ट्रांसफर कर दिया, और यहाँ से जो ग्रॉस लॉस हुआ था उसको हमने डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दैट अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल रूल, nominal account rule, all the income and expense, all the income and gains are credit, and all the losses and our yes, all the losses will be debit. सो हमारे यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, इनको हम डेबिट में डाल देंगे, और जो हमारी इनकम होंगी वो सारी हम क्रेडिट में डाल देंगे। ठीक है, तो ये सारा रहेगा आपका पी एंड एल का फॉर्मेट। तो आप इसको वन बाय वन पढ़ सकते हो क्योंकि ये बहुत ईजी है और इसमें मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन कर भी दिया है। ठीक है, उसके बाद आपका फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट रहेगा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, वन इज एसेट साइड एंड सेकेंड इज लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड। तो एसेट में भी आप फर्दर उसको डिवाइड कर दोगे। ये देखिए यहाँ पे लायबिलिटी साइड है ये, जिसमें फर्स्ट कैपिटल, देन कैपिटल में हमने प्रॉफिट को ऐड कर दिया, अगर लॉस है तो उसको माइनस कर दिया। देन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब हमने किसी जो ओनर है उसने पर्सनल यूज़ के लिए कोई प्रोडक्ट निकाला है या कैश निकाला है तो वो लेस हो जाएगा। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी ऐड। एसेट साइड में आप आपकी करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में आपकी जितनी भी एसेट्स आती हैं लाइक डेटर्स हो गया या फिर आपके बिल्स रिसीवेबल्स हो गए, वो सारे करंट एसेट्स। देन आपकी आ जाएगी फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में आपकी प्लांट मशीनरी आ जाएगी, फर्नीचर आ जाएगा। उसके बाद आपके इंटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल। ओके, उसके बाद आपका कैश, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्यूर्ड कमीशन। तो ये सारा रहेगा आपका एसेट साइड और ये रहेगा आपका लायबिलिटी साइड। गॉट इट? सो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। ये एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने डिफरेंट फिगर्स डाली हुई हैं। सो इट्स योर होमवर्क, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और इससे आप एक फाइन, जस्ट आपने देखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट को आपने कहाँ डालना है। तो ये इट्स योर होमवर्क। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन एनालाइज योर सेल्फ कि आपने कितना अच्छे से लेक्चर अटेंड किया है। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। सो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मैंने इसका सॉल्यूशन भी डाला है, लेकिन आपने सॉल्यूशन बाद में देखना है, पहले आप लोगों को वो क्वेश्चन देखना है। ठीक है, क्वेश्चन करना है फिर सॉल्यूशन से मैच करना है, तो आप अपने आप को एनालाइज भी कर पाओगे कि आपने कितना अच्छे से उस क्वेश्चन को और उस कॉन्सेप्ट को समझा है। सो इट्स ऑल अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड thank you so much and we will meet in the next video basically. Okay, so have a good day, good luck.